वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, अब ये वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्या होता है कि पहले जैसे दो वेक्टर के बिटवीन अपन डॉट लिखते थे, अब उसको रिप्लेस करके अपन क्रॉस लिखेंगे, एंड ये क्रॉस का सिंप्लीफिकेशन होता है P इंटू क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है P इंटू क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। फिर P का मतलब P का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, Q का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर, एंड यहाँ पे जो थीटा है वो बनेगा एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन का एंगल होता है। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड दिया है तो, एंड एंगल दिया है तो, लेकिन अगर एंगल एंड मैग्नीट्यूड नहीं दिया है एंड आपको अगर डेटा इस तरह के फॉर्म में दिया है कि P वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, दूसरा Q वेक्टर आपको दिया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और अगर इन दोनों का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये मेथड थोड़ी सी अलग है। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं तो आप भूलेंगे नहीं इसको, कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। ये हमेशा से एप्लीकेबल होगा जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले एक डिटर्मिनेंट लेंगे और ये डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है वो कंपल्सरी i j k बनेगा, यानी हो जाएगा i क्या, ये j क्या, ये k क्या। उसके बाद में जो सेकंड रो आने वाला है, ध्यान से सुनो, ये सेकंड रो क्या होगा कि ये जो P वेक्टर है उसमें i j k के साथ के जो कोएफिशिएंट है वो आते हैं, यानी ये बनेगा x1 y1 z1। जो थर्ड रो यहाँ पे आने वाला है वो सेकंड वेक्टर के i j k के साथ के जो कोएफिशिएंट है वो आने वाले हैं, यानी ये बनेगा x2 y2 एंड z2। ये डिटर्मिनेंट बनने के बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते टाइम, सॉल्व करते टाइम जो प्रोसेस है याद रखो, जो जिनका मैथमेटिक्स था उनको मालूम है, जिनका नहीं था उनके लिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट में जो है i कैप उसको लेना पड़ेगा, उसके साथ में ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि जो i कैप हमने लिया था उसका ये कॉलम, उसका ये रो, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। मतलब इस प्रोसेस में ये कॉलम एंड ये रो, ये दोनों डिलीट हो गए। अब ये दोनों डिलीट होने के बाद जो बचा उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन, यानी ये बनेगा y1 z2 माइनस z1 y2। ठीक है, तो देखो ये बनेगा y1 z2 माइनस z1 y2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है j क्या, लेकिन आपको याद रखना है कि इनकी सीक्वेंस हमेशा से प्लस माइनस प्लस, आगे होता तो फिर से माइनस प्लस ऐसी चलती है। तो j कैप को हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, इसके साथ में ब्रैकेट आएगा, फिर से j कैप लिया मतलब उसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट। अब जो बचा है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन, यानी x1 z2 माइनस z1 x2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा x1 z2 माइनस z1 x2। ठीक है, तो ये j कैप के साथ में बना। नेक्स्ट आएगा तो उसको फिर से अपन प्लस लेंगे, ये बनेगा k कैप। अब ब्रैकेट में फिर से k कैप आ गया, मतलब उसका कॉलम डिलीट, उसका रो डिलीट हो जाएगा। अब जो बचा है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यानी क्या होगा x1 y2 माइनस y1 x2। तो लिखेंगे k कैप के साथ में x1 y2 माइनस y1 x2, एंड यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपकी आइडिया और क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपको बोला है कि एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट वेक्टर है P वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, एंड Q वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2k कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ऐसे दो वेक्टर आपको गिवन है और बोला है कि फाइंड P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करके ये P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर आ गया, फिर अपन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे।
तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, यानी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है, तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमें एक डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है वो बनेगा आई जे के, देन सेकंड रो बनेगा फर्स्ट वेक्टर के ये कोएफिशिएंट, वो 2 है, -1 है एंड 3 है, तो ये बनेगा 2 -1 3। अब ये जो सेकंड वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट बनेंगे एक 1 2 एंड 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही रूल, आई कैप ले रहे तो उसके ब्रैकेट में क्या होगा, -1 into 1 यानी -1, माइनस ऑफ 3 into 2 यानी -6, माइनस जे कैप ब्रैकेट में आएगा 2 into 1 2, माइनस 3 into 1 3, प्लस के कैप ब्रैकेट में आएगा 2 into 2 4, 1 into 1 -1 एंड माइनस ऑफ -1 यानी +1। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 -6 यानी -7 आई कैप, 2 -3 -1 है, -1 into -j यानी प्लस जे कैप एंड आएगा ये +5 के कैप। ठीक है, तो ये बना इसका आंसर। लेकिन हमें क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड बोला है, तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में हम -7 का स्क्वायर लेंगे 49, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 5 का स्क्वायर बनेगा 25, तो ये बनेगा 50 + 25 यानी √75। अब √75 इसको अपन लिख सकते हैं 25 into 3 यानी कि 5√3, ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट रो आ रहा है आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो का ये आई कोएफिशिएंट आएंगे ये 1 1 1, उसके बाद में 2 -1 ये 3। अब ये आई कैप उसके साथ में होगा 3 + 1, फिर माइनस ऑफ जे कैप उसके साथ में होगा 3 -2, प्लस के कैप उसके साथ में होगा 3 -2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मॉड, तो ये बनेगा √4² यानी ये 16 + 1 + 1, तो ये बनेगा √18। ये आपका आंसर। इस तरह से ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब इस सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट बाकी है जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब होता है प्रोसेस टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब जो वेक्टर हमें दिया गया है उसके कंपोनेंट फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब बेसिकली सबसे पहले ये डिस्कशन आता है कि वेक्टर को रिजोल्व क्यों करना है, उसके कंपोनेंट्स फाइंड क्यों करने हैं। तो उसके लिए एकदम सिंपल वैलिड रीजन है कि फॉर एग्जांपल हमें अगर ऐसा वेक्टर दिया जाएगा एक 20 न्यूटन और दूसरा है ये है 10 न्यूटन, और बोला जाएगा कि ये वेक्टर पी वेक्टर है ये क्यू वेक्टर है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करो। तो हमें मालूम है कि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन उनकी हो जाएगी, ये बना आपका रिजल्टेंट। या फिर आपको एक वेक्टर दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड सपोज ये 30 न्यूटन है एंड ये दूसरा वेक्टर है ये 10 न्यूटन वाला, फिर से ये पी वेक्टर है एंड ये क्यू वेक्टर है, और बोला गया कि इनका रिजल्टेंट फाइंड करो। तो ये एंटी पैरेलल है, निगेटिव दिख गए तो हम क्या करेंगे, लगे ये पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर कर देंगे, यानी 30 - 10 ये बनेगा 20 न्यूटन, और ये जो 20 न्यूटन है ये एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच इज हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड, यानी इस डायरेक्शन में हमें ये वेक्टर मिल जाएंगे। एकदम इजी था, छोटा बच्चा भी इसको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर वेक्टर हमें इस तरह से दिए जाएंगे कि पहला वेक्टर है 5 न्यूटन और बोला जाएगा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड दूसरा वेक्टर ये दिया है 10 न्यूटन, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री इतना एंगल बना रहा है, अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करो। तो बेसिकली इनका रिजल्टेंट फाइंड करने की प्रोसीजर जो है वो इतनी लेंदी है, इतनी वास्ट बन जाती है कि एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम हमें गिवन वेक्टर फाइंड करने के लिए जो टाइम अलॉट किया है उसमें ये सॉल्व ही नहीं होगा,
इसलिए अपन क्या करते हैं, ये रिजोल्यूशन की मेथड यूज करते हैं। रिजोल्यूशन मतलब क्या, कंपोनेंट फाइंड करने की प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, हर बार ऐसे जब भी वेक्टर दिख गए हम एक ही काम करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये दोनों ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ करने के बाद ये गिवन जो वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करेंगे, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करेंगे। सेम इस वेक्टर के लिए ये y आएगा, ये x आएगा, फिर हम क्या करेंगे, एक x के अलोंग लेंगे, एक y के अलोंग लेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे x के अलोंग हमें दो वेक्टर्स मिलेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, y के अलोंग भी दो वेक्टर्स मिलेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो हम इनको एंड इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं। ऐसे दो वेक्टर आने के बाद फिर एंगल बनता है 90 डिग्री, फिर रिजल्टेंट बनेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। एंड हम बहुत जल्दी इनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन ये रिजॉल्व करते हैं। ये था डिस्कशन अबाउट हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर। अब हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर एकदम इजी है, लेकिन इसका मीनिंग मालूम होना इंपॉर्टेंट था, नेसेसरी था। अब रिजॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल केस देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर बार वेक्टर की जब भी बात चलेगी वो विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगी, जिसमें हमें एक्स वाई एंड जेड ऐसे तीन एक्सिस पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक वेक्टर दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे आपको पी वेक्टर दिया है और बोला है कि ये पी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा इतना एंगल बना रहा है, तो हमें इसको अगर रिजॉल्व करना है तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये थीटा है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड ड्रॉ करके यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल में देखो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट आएगा उसको अपन वेक्टर का x कंपोनेंट बोलेंगे, एंड ये जो लाइन दिख रही है इसको अपन वेक्टर का y कंपोनेंट बोलेंगे। एंड सेम y कंपोनेंट यहाँ पे भी होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, यानी ये बना y कंपोनेंट। अब देखो क्या होगा कि अगर ये सेम ट्रायंगल में यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल थीटा है, ये तो x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये आपका वेक्टर है p। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा होता क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि यहाँ पे मुझे y इक्वल्स टू मिल रहा है p इंटू साइन ऑफ थीटा। सेम वे अगर मैं कोसाइन को यूज करूंगा तो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू x बाय p, यानी कि x इज इक्वल्स टू बना p टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा। तो देखो हमारे पास ये दोनों भी कंपोनेंट्स आ गए गिवन वेक्टर के। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो है p cos ऑफ थीटा एंड y कंपोनेंट है वो है p sin ऑफ थीटा। इस तरह से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातें हमारे समझ में आती है, जिसको मैं स्टार मार्क करके कंक्लूजन के फॉर्म में लिख भी दूंगा कि while finding components of given vector, the component adjacent to theta is always cos theta। मतलब जो एंगल के बाजू का कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज कॉस्ट होगा, एंड जो दूसरा बचा है जो रिमेनिंग होगा वो साइन थीटा बनेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे हमें फिर से x एंड y दो एक्सिस दिए एंड इनके रिस्पेक्ट में हमें कोई भी एक वेक्टर दिया है, जैसे कि ये वेक्टर r है, लेकिन इस बार एंगल हमें y एक्सिस के साथ में दिया है। तो कंडीशन क्या होगी, देखो जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल यहाँ पे बनाने के बाद ये कौन हो गया x कंपोनेंट, ये कौन बना y कंपोनेंट। फिर से सेम ट्रायंगल को अगर साइन थीटा को यूज करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये बना x बाय r। तो हमें x इक्वल्स टू मिलता है r साइन थीटा। सेम वे अगर cos थीटा लेंगे तो cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी यहाँ पे y इक्वल्स टू बना r cos ऑफ थीटा। तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू r साइन थीटा, y इक्वल्स टू r cos थीटा। मतलब कि जो थीटा होगा उसके साथ का एडजेसेंट जो कंपोनेंट है वो हमेशा cos की टर्म में दिखेगा, ठीक है। ये मैंने बात स्टार मार्क करके लिख दी थी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं वेक्टर कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन एंड ये एक्ट हो रहा है 30 डिग्री पे x एक्सिस के साथ में।
तो फाइंड x कंपोनेंट एंड फाइंड y कंपोनेंट, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें मालूम हो गया कि बेसिकली थीटा का एडजेसेंट है कौन है, x, मतलब वो क्या आएगा, कंपल्सरी cos ऑफ थीटा ऐसे आएगा, गिवन वेक्टर अपॉन इनटू cos ऑफ थीटा। तो ये बनेगा 100 इनटू cos ऑफ 30, cos 30 है √3/2, तो ये बनेगा 100 इनटू √3/2, तो ये बना 50 √3। सेम वे y क्या बनेगा, y बनेगा 100 sin 30, sin 30 तो 1/2 है, तो ये बना 100 इनटू 1/2 यानी कि 50। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो x कंपोनेंट हमारे पास आ गया ये 50 √3, y कंपोनेंट आ गया हमारे पास दैट इज 50। इस तरह से वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं एंड रिजॉल्व करके सिंप्लीफाई करके उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब तक जो पार्ट हमने डिस्कस किया है वो एक्चुअल वेक्टर का जो कंटेंट है। मैंने कल ही बोला था कि एनसीईआरटी में कोई सेपरेट टॉपिक आपको दिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे तो मोशन इन ए प्लेन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये 3-4 टॉपिक में जो बातें हमने अब तक डिस्कस की है वो डिवाइड करके दी थी, लेकिन हर एक टॉपिक में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको अपन ने वहां सेलेक्ट किया एंड कंबाइन यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, तो जितना बेसिक कंसेप्चुअल कंटेंट था रिलेटेड टू वेक्टर वो इतना ही था। क्या क्या बातें फिर से कि बेसिक नोमेनक्लेचर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने बहुत सारे वेक्टर देखे, आपको 3 के ऊपर फोकस करना है, नल, पोजीशन एंड यूनिट वेक्टर। उसके बाद में देखा हमने वेक्टर का अलजेब्रा, जिसमें एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, और उसमें बेसिक रूल है कि जो सेम टाइप के होंगे उनको ही अपन ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा जो 2 टाइप का था, एंड उसके बाद में अभी डिस्कस किया हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब बस यही प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी मैं एमसीक्यू वर्कशीट सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसके बाद में आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, आपको वर्कशीट सिंप्लीफाई करके सॉल्व करनी है। ठीक है, देखो आप 1 बाय 1 जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में लूंगा, बाकी आपको सॉल्व करने के लिए ग्रुप पे मिल जाएंगे आफ्टर लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स आपको दिए हैं, 2 वेक्टर्स दिए हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड बोला है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है, और बोला है कि उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करो। कब फाइंड करो, जब एंगल 60 डिग्री होगा तब, जब एंगल 90 डिग्री होगा तब, दोनों केस में फाइंड करो। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका बस रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो एक ही फॉर्मूला है पूरे सिलेबस में हमारे पास, तो ये बनेगा R = स्क्वायर रूट ऑफ p² + q² + 2pq cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे p यानी 6 था, तो 6 का स्क्वायर बनेगा 36, q यानी 8 है, 8 का बनेगा 64 प्लस 2 × 6 × 8। अगर पहली केस लेंगे cos 60 की तो ये आता है 1/2, वहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 36 + 64 यानी बना 100 प्लस 6 × 8 यानी बना 48, तो स्क्वायर रूट ऑफ 148 ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड केस R = ये स्टेप सेम रहेगी। ठीक है, 36 + 64 प्लस 2 × 6 × 8 × cos 90, लेकिन cos 90 0 है, इट मींस क्या होगा, ये पूरी टर्म 0 बनेगी, तो 64 + 36 √100 यानी ये बना आपका आंसर 10 यूनिट। ठीक है, इस तरह से 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं। ये सिंपल पार्ट हुआ, लेकिन हर बार क्वेश्चन इसी तरह से सिंपल तरीके से आपको नहीं पूछेंगे, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ऐड होते जाएंगे। कैसे कॉम्प्लिकेशंस ऐड होते जाएंगे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट r इन द रेशियो 3:5। ये 2 वेक्टर का रेशियो दिया है और बोला है कि एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 35। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले एज्यूम करेंगे कि पहला वेक्टर p है, तो ये क्या होगा, रेशियो 3/5 दिया है, मतलब p बनेगा 3 टाइम्स ऑफ x। दूसरा वेक्टर q है, तो ये बनेगा 5 टाइम्स ऑफ x। इनका रेशियो लेंगे तो x कैंसिल होके
जैसे 3/5 आएगा, ठीक है। उसके बाद में थीटा दिया है 60 डिग्री एंड आर की वैल्यू बोला है 35 है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब रिजल्टेंट दिया है 35 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर यानी बनेगा 9x स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर बनेगा 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 15x स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे 2 अपन पहले कैंसिल कर देंगे, तो ये बचा 35 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। तो 25 प्लस 15 40 प्लस 9 यानी 49x स्क्वायर। तो 49x स्क्वायर 49 मतलब 7x स्क्वायर x इक्वल्स टू 35। तो x इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे 5, यानी कि फर्स्ट वेक्टर जो हमने 3x लिखा था वो होगा 15, सेकंड वेक्टर जो हमने 5x लिखा था वो बनेगा 25। इस तरह से हम गिवन वेक्टर्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेम पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको बोला है कि टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट है 10 न्यूटन। जब वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं तब का रिजल्टेंट दिया है 50 न्यूटन। यानी कि हिडन डेटा कैसा है देखो, जब अपोजिट बोला है यानी थीटा 180 डिग्री है, जब परपेंडिकुलर बोला है यानी थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हिडन डेटा होता है, ये हमें समझना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये p माइनस क्यू अपन कर रहे हैं तो ये 10 है एंड ये रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 50 है। अब ये कहां से आ गया, वही बातें होगी, जो रिजल्टेंट है वो रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, ये हमें यूज करना है। इसमें अगर थीटा 180 पुट करेंगे तो यू विल गेट आंसर दिस, अगर 90 पुट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या देखो, पहले अपन इसको दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे, तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2500, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। और अगर यहां से हम ये लिखेंगे कि q जो है वो q इक्वल्स टू है p प्लस 10 या फिर माइनस क्यू उधर जाके, ठीक है। q इक्वल्स टू क्या है p माइनस 10। ये डेटा अगर हम ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस p माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500, यानी क्या बना देखो p स्क्वायर प्लस, अब a माइनस b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सॉरी प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बनेगा 20 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स टू 2500। तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर माइनस 20p इक्वल्स टू 2400, ठीक है। अब 2p स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 20p उधर जाएंगे या फिर इसको बनाए क्वाड्रेटिक बना देते, ठीक है। माइनस 20p माइनस 2400 इज इक्वल्स टू क्या है 0। अब यहाँ पे होल टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। तो उस केस में हमें इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दो नंबर चाहिए जिनकी एडिशन माइनस 10 एंड मल्टीप्लीकेशन जो है वो माइनस 1200 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है, एक 30 एंड दूसरा माइनस 40। इसका मतलब p माइनस 30 एंड p प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर्स होंगे। तो हमारे जो गिवन वेक्टर है वो एक 30 होगा एंड दूसरा 40 होगा, ठीक है। इस तरह से हम इनके जो वेक्टर्स की वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक प्रैक्टिस रिलेटेड पार्ट रिलेटेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर। अब कुछ बातें देख लेते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हमें एंगल की बातें करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो बातें करने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में। अब हम टॉपिक में मैक्सिमम टाइम्स यूनिट वेक्टर जो फोकस करने वाले वो तीन ही है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और इनके बारे में मैंने पहले ही बोला है कि आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस,
इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो इनके केस में ये आपको याद रखना है कि बेसिकली अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट की केस में सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होता है, देखो कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू बनेगा आई कैप का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 है, इसलिए इसका आंसर भी 1 होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। इनकी वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर आपको आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप इस तरह से देंगे तो इनके सिंप्लीफिकेशन में हर बार जो है वो थीटा 90 आता है, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, जेड एंड एक्स एक्सिस, इनके बिटवीन का एंगल 90 डिग्री है और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए इन सब का आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं बहुत क्वेश्चन देने वाला वर्कशीट में, आपको मिसयूज नहीं करना। सेम पार्ट अगर अप्लाई करेंगे रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप की बात चलेगी तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा आई कैप का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर का खुद के साथ जो एंगल है वो 0 होता है और साइन 0 तो 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। इट मीन्स आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप क्रॉस के कैप, इट विल बिकम 0। ये क्या हो गया, पूरा पार्ट 0 हो गया। ठीक है, लेकिन जब बात आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप इनकी आएगी तो इस केस में जो थीटा है वो 90 डिग्री आता है एंड साइन 90 जो है वो 1 है, इसलिए इनका आंसर जो है वो भी 1 होता है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस उल्टी कर देंगे, यानी कि देखो ये एक्स वाई एंड जेड ऐसे 3 एक्सिस आपको दिए हैं, तो अगर अपन x टू y, y टू z एंड z टू x यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव 1 आता है। लेकिन सेम पार्ट अब अगर अपन y टू x, x टू z एंड z टू y अगर आएंगे तो इसको हमें निगेटिव लेना पड़ता है। यानी कि क्या, देखो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप है यानी x से y पे जा रहे हैं, जे कैप क्रॉस के कैप है यानी y से z आ रहे हैं, ये कैप क्रॉस आई कैप है यानी z से x पे आ रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव था। लेकिन अगर अपन इस तरह से जाएंगे कि j कैप क्रॉस आई कैप तो इनका रिजल्टेंट, एक मिनट, ये 1 नहीं होता है, इनका रिजल्टेंट इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। क्या क्या आता है मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, 1 बाय 1। तो ये आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू होता है के कैप, ये के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, देन के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप, देन जे कैप क्रॉस के कैप ये होता है आई कैप। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सीक्वेंस आपको पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आएगा, कितना भी प्रिपेयर करो ये कंफ्यूज ही करती है। लेकिन अगर उल्टा आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो ये माइनस के कैप आता है। अगर आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वो माइनस जे कैप आता है एंड के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो वो माइनस ऑफ आई कैप आता है। ठीक है, इस तरह से ये यूनिट वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यूज है जिनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा।